हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल का इजी फ्लाइंग नॉलेज पे। मैं आपका दोस्त प्रमोद। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन के बारे में। और जिस सिस्टम को आज हम लेने वाले हैं वो है प्रोकैरियोटिक सिस्टम। इट मीन्स कि आज हम ई कोलाई के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम ई कोलाई को लेते हैं तो प्रोटीन एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं और कैसे पता करते हैं कि आपकी प्रोटीन कहाँ जा रही है, प्रोटीन की लोकेशन कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है कि इंक्लूजन बॉडी में है। और फिर हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे ईस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम, इंसेक्ट एक्सप्रेशन सिस्टम, मैमेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम के बारे में भी। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं ई कोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम के बारे में। तो आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल कैज़ी फ्लाइंग नॉलेज पे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज मैं आपको सिखा ही दूंगा कि प्रोटीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन की लोकेशन को कैसे पता करते हैं ई कोलाई सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको हेडिंग देख के पता चल रहा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन पे। प्रोटीन एक्सप्रेशन से पहले हमने कुछ चीज़ें करनी होती है, जैसे जीन की क्लोनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमने क्लोनिंग के वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन क्लोनिंग के बाद क्लोन आपका प्रॉपर हुआ है या नहीं, लेकिन क्लोनिंग के बाद आपका क्लोन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसको कैसे पता करें, कैसे चेक करें, इस पर हमने वीडियो बना दी है। हम जल्द ही आपको क्लोनिंग के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं। उसके बाद आप वो वाले वीडियो फिर आप देख सकते हैं कि कैसे पता करें आपका क्लोन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कॉम्पिटेंस, सेल्फ प्रिपरेशन। इन सारी वीडियो आप देख के फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। आप एक ही बार में आप क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि प्रोटीन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। तो आप हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक बने रहिए। इतने टाइम में हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे प्रोटीन का एक्सप्रेशन और उसकी लोकेशन का पता करते हैं। आज हम प्यूरिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, सिर्फ लोकेशन तक ही जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कभी बात करेंगे कि प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, चाहे वो नेटिव से हो चाहे वो इंक्लूजन बॉडी से हो। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, प्रोटीन एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जीन क्लोन करना होता है। क्लोन करने के बाद उसको पता करना होता है कि आपका क्लोन प्रॉपर बन गया है कि नहीं बन गया है। और जब आपका पता चल जाए कि हाँ क्लोन बन गया है तो आप प्रोसीड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन तक हमने आपको बता भी दिया था और ट्रांसफॉर्मेशन का हम लिंक भी आपको अपने इस वीडियो में डाल देंगे, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो हमने बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा बनाया है, और कैसे सबसे कम टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन करें और सबसे अच्छा रिजल्ट पाएँ, इस बारे में हमने बात की हुई है। तो आप वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपका एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और आपकी कॉलोनी भी मिल गई है। ये आपकी प्लेट है और यहाँ आपकी कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मान लो कि आपके जीन में एम्पिसिलिन है। ठीक है, आपको ये सपोज करना है आपके यहाँ पे एम्पिसिलिन, टेनामाइसिन, क्लोरामफेनिकाल, आप जो चाहो इंसर्ट कर सकते हो, ऐसा वेक्टर ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर वेक्टर में या तो एम्पिसिलिन होता है या तो कैनामाइसिन होता है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और हम आपके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा हिंट्स मिलता रहे, वरना बाद में सारी चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो यहाँ पे आप मान लो कि आपने जो वेक्टर लिया, जो जीन लिया, उसमें आपकी एम्पिसिलिन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विद एम्पिसिलिन। ठीक है दोस्तों, तो कुछ चीज़ें आपको एक्सप्रेशन से पहले करनी पड़ती हैं। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद प्लेट आई हुई है, तो प्लेट को आप अपना निकाल के 4 डिग्री में स्टोर कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको जो सबसे पहले काम करना होता है, तो आपकी एफ मीडिया होनी चाहिए। ठीक है, कल्चर ट्यूब होना चाहिए, कल्चर ट्यूब। अगर कल्चर ट्यूब नहीं है तो आप टेस्ट ट्यूब भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब। ठीक है, उसके बाद आपकी एम्पिसिलिन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एम्पिसिलिन होनी चाहिए। उसके बाद आपका होना चाहिए सेकर इंक्यूबेटर। ठीक है, सेकर इंक्यूबेटर, सेकर इंक्यूबेटर होना चाहिए, एलबी मीडिया होना चाहिए, कल्चर ट्यूब होना चाहिए, एम्पिसिलिन होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आईपीटीजी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आईपीटीजी को हम यहाँ पे एज ए इंड्यूसर यूज़ करेंगे। और जो हमारा सिस्टम है, वेक्टर सिस्टम है, उसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमारा लाइकोपेरॉन या T7 प्रमोटर का सिस्टम यूज़ किया गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आईपीटीजी यूज़ करते हैं, या लैक्टोज का एनालॉग होता है। ठीक है, इसलिए हम लैक्टोज ना यूज़ करके आईपीटीजी का यूज़ करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होंगी जो आपके पास आपके लैब में होनी चाहिए, और हुड तो चाहिए ही होगा, लेमिनार फ्लो हुड। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सप्रेशन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे प्राइमरी कल्चर लगाओगे पहले। ठीक है, प्राइमरी कल्चर, प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर में करना क्या है आपको, पहले तो आपका 100 mg पर ml, 100 mg पर ml का एम्पिसिलिन स्टॉक बना लेना। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको,
100 mg/ml, मतलब 1 ml के लिए 100 mg वे करना और उसको 1 ml मिली क्यूब में या डिस्टिल वाटर में या NaCl रिप्लेस फ्री वाटर में डिजॉल्व करना, अच्छे से मिक्स करना। ठीक है, आप अपने यूज के हिसाब से बना सकते हो। आप चाहो तो इसको 1 ml बनाओ, चाहे तो 5 ml बनाओ, 10 ml बनाओ। लेकिन एम्पीसिलिन बहुत ही लंबा स्टोर नहीं करना होता है, क्योंकि एम्पीसिलिन जल्दी डिग्रेडेड हो जाती है। अगर कंपैरिजन किया जाए कैनामाइसिन से, तो कैनामाइसिन काफ़ी स्टेबल एंटीबायोटिक्स होती है, बट एम्पीसिलिन उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी कैनामाइसिन होती है। तो उतना ही बनाए जितना आपका जल्दी हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, फिर आप 100 mg/ml, 1 ml में आपने 100 mg डाला है, तो सपोज आप 5 ml बना रहे हो, 5 ml एम्पीसिलिन। ठीक है, तो सीधे 500 mg वे करोगे और ऐड इन 5 ml। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिल्टर विद 0.2 माइक्रोन सिरिंज फिल्टर। और ये वाला जो काम होगा फिल्टर वाला, वो हुड के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको हमेशा हुड में ही खोलोगे, बाहर नहीं खोलोगे। ध्यान रखना, स्टेलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्राइमरी कल्चर, तो उसमें करना क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेक ए टेस्ट ट्यूब, टेक ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब दो तरीका होता है, या तो आप पहले से 5 ml या 10 ml मीडिया टेस्ट ट्यूब में डाल के ऑटोक्लेव करके स्टेलाइज करके रखे रहो, डायरेक्ट यूज करो। दूसरा तरीका यह है कि आप टेस्ट ट्यूब को ऑटोक्लेव करके अपने पास रखे रहो, और उसको जब आपको जरूरत हो तो एक टेस्ट ट्यूब निकालो और LB मीडिया का स्टॉक रखे रहो 100 ml या 200 ml का। फिर वहाँ से आप 5 ml या 10 ml मेजर करके टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि आप पहले से टेस्ट ट्यूब में इसको ऑटोक्लेव करके रखे रहो कॉटन प्लग लगा के। फिर जब आपको यूज़ करना तो आप वहाँ से एक उठाओ, तो डायरेक्ट आप उसमें कॉलोनी डाल के अपना आगे प्राइमरी कल्चर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो प्रीफर यही करता हूँ कि पहले से टेस्ट ट्यूब में लगाओ। लेकिन हाँ, कई बार अर्जेंट में आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ आपको इमरजेंसी में कल्चर लगाना है, क्योंकि आपको जल्दी प्रोटीन प्यूरीफाई करना है, जल्दी काम करना है। तो उस केस के लिए मैं थोड़े से टेस्ट ट्यूब और कल्चर ट्यूब ऑटोक्लेव करके पहले से रखता हूँ, और LB मीडिया भी रखता हूँ। फिर अपना जैसे ही ज़रूरत पड़ती है इमीडिएटली हम उसको यूज़ करके अपना कल्चर लगा देते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। आपने लिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है, विद 5 ml ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टेलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव LB। ठीक है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 5 ml ऑटोक्लेव LB मीडिया है पहले से, आप उसको हुड में लेके आओगे। ठीक है, हुड को पहले आप UV देके उसको स्टेलाइज करोगे, फिर उसको प्रॉपर वाइप करोगे, क्लीन करोगे हुड को। फिर उसमें क्या करोगे आप, ऐड 5 माइक्रोलीटर ऑफ एम्पीसिलिन। ठीक है, अब आपने बनाया कितने का था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बनाया था 100 mg/ml का स्टॉक। ठीक है, अब आपने यूज़ किया कितना, यूज़ 5 माइक्रोलीटर इन 5 ml। ठीक है दोस्तों, 5 ml LB में आपने इसको 5 ml यूज़ किया है, तो कितने का कंसंट्रेशन बना। ठीक है, ये आपका बना 100 माइक्रोग्राम पर ml। तो दोस्तों आप 5 ml ऑटोक्लेव LB मीडिया लोगे। ठीक है, या ऑलरेडी आपका LB मीडिया रह के आप उसको ऑटोक्लेव करके रखे रहोगे ट्यूब को। फिर उसमें 5 माइक्रोलीटर एम्पीसिलिन डालोगे। ठीक है, हम एम्पीसिलिन हर जगह इसलिए लिख रहे हैं, हमने पहले से मान लिया है कि हमारे क्लोन में एम्पीसिलिन है। ठीक है, अगर वहाँ क्लोरम फेनिकाल या टेनामाइसिन है या जो भी है, हम उसको हमेशा यहाँ पे लेंगे, वो एंटीबायोटिक को लेंगे जो हमारे यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज हुई हो। तो आप इसमें 5 माइक्रोलीटर एम्पीसिलिन डालोगे, ऐड करोगे, तो आप 100 mg/ml का स्टॉक बनाए हो। ठीक है, उसमें से 5 ml ले रहे हो। ठीक है, अब आपने क्या किया है, 100 mg को 1000 माइक्रोलीटर में डिजॉल्व किया है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, अब प्रत्येक मतलब पर ईच माइक्रोलीटर कंटेन 100 माइक्रोग्राम ऑफ एम्पीसिलिन। अब जब आपने 1 ml में उसको डिजॉल्व कर दिया है दोस्तों, जब आपने उसको 1 ml में डिजॉल्व कर दिया है, कितना किया है, 100 mg, तो आप इसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1000 में, तो आपका पर माइक्रोलीटर 100 माइक्रोग्राम आएगा। ठीक है, अब आपने लिया यहाँ पे
5 माइक्रोलीटर। तो इसका मतलब यह है कि 5 × 100 = 500, ठीक है। तो 500 माइक्रोग्राम आप लोगे। दोस्तों उसी तरीके से एम्पिसिलिन को 100 माइक्रोग्राम पर ml लेते हैं, कैनामाइसिन को 50 माइक्रोग्राम पर ml लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हर एंटीबायोटिक्स की अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो जो ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसमें जो हाईली एक्टिव होती है जैसे कैनामाइसिन, तो उसको थोड़ा कम लेते हैं, उसे 50 माइक्रोग्राम पर ml लेते हैं। एम्पिसिलिन थोड़ी लेस एक्टिव होती है कंपेरिजन टू कैनामाइसिन, तो उसे थोड़ा कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा रखते हैं, 100 mg पर ml। तो आप 1 माइक्रोलीटर यूज़ करोगे तो आपका जाएगा 100 माइक्रोग्राम, और वो डिपेंड करेगा, आपने 5 ml में डाला है तो 100 माइक्रोग्राम पर ml जाएगा। आपने 5 माइक्रोलीटर डाला है तो 100 माइक्रोग्राम पर ml। अब यही आप 10 ml में डाल देते, तो आपको 50 माइक्रोग्राम पर ml होता है, क्योंकि वहाँ पे वो वैल्यू आपकी हाफ हो गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं एकदम सेट कैलकुलेशन करके आपको सिखा दूंगा। तो आप जनरली याद रखा करो, अब जनरली याद रखना कि एम्पिसिलिन का जो यूज होता है 100 माइक्रोग्राम पर ml वर्किंग, ठीक है। कैनामाइसिन का होता है 50 माइक्रोग्राम पर ml वर्किंग, ठीक है। अब एम्पिसिलिन का स्टॉक बनता है 100 mg पर ml। कैनामाइसिन का स्टॉक बनता है 50 mg पर ml, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी आप जो mg बनाओगे तो पर माइक्रोलीटर उतना ही माइक्रोग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपने बनाया है 100, वो आपके 1000 माइक्रोलीटर में डिवाइड हो गया। तो अब आपका बचेगा पर माइक्रोलीटर 100 माइक्रोग्राम, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एम्पिसिलिन ऐड कर दिया है, आप एक सिंगल कॉलोनी को उठाओगे, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ से सिंगल कॉलोनी से आप चाहे तो इनोकुलेशन रूट से उठा सकते हो, आप चाहो तो टिप्स से उठा सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो। आप जब इसको इसमें ऐड कर दोगे, ये कॉलोनी सिंगल कॉलोनी आनी चाहिए। फिर इसको ऐड करने के बाद कॉटन प्लग को अच्छे से क्लोज कर दोगे। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐड ए सिंगल कॉलोनी इन ट्यूब, ठीक है दोस्तों। ट्यूब में ऐड कर दोगे, फिर इसको प्रॉपर क्लोज करके फिर इसे करोगे इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C 220 RPM ओवरनाइट, ठीक है दोस्तों। इसको इंक्यूबेट कर देना आपको 37 पे 220 RPM पे। आप चाहो तो RPM 200 250 भी रख सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। इसको ओवरनाइट के लिए आप इसे इंक्यूबेट कर दोगे, ठीक है। अब आपका प्राइमरी कल्चर अगले दिन अगली सुबह तैयार है, ठीक है। ये प्रोसेस करना शाम के टाइम पे, ठीक है, जब आप लैब छोड़ने वाले हो उससे आधे घंटे पहले करो, ताकि आपको नेक्स्ट डे सुबह आओ तो आपको अपना प्राइमरी कल्चर मिल जाए, ठीक है। अब आप सेकेंडरी कल्चर की बात करेंगे। अब हम सेकेंडरी कल्चर की बात करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंडरी कल्चर, तो सेकेंडरी कल्चर क्या करना है कि टेक आउट प्राइमरी, ये प्राइमरी हम अब ऐसे डिनोट करेंगे, प्राइमरी कल्चर, ठीक है। प्राइमरी कल्चर को आप लेके आओगे इनसाइड द फूड, ठीक है दोस्तों। अभी आप इसको हुड में लेके आ गए, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अभी आप स्केलिंग अप पे हो, अभी आप स्केल अप कर रहे हो, आपकी प्रोसेस ऑप्टिमाइज नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में आपको कल्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर लगाएं, या फिर अभी क्योंकि आप अभी टेस्ट कर रहे हो स्केल अप प्रोसेस बोलते हैं इसको हम, स्केलिंग अप, ठीक है। तो मतलब हम ऑप्टिमाइज कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं किस पे सबसे अच्छा आएगा। जब आप एक बार स्केलिंग अप आपका हो जाए तो आप इसको एक बल्क अमाउंट में प्यूरीफाई करने के लिए लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे लेके आ गए, फिर लेना है आपको 100 ml LB, ठीक है दोस्तों। आपको 100 ml LB लेना है और उसमें 100 माइक्रोलीटर आपको एम्पिसिलिन डालना है। तो जो आप 100 ml LB लोगे, उसको सबसे पहले ही 250 ml के फ्लास्क में 100 ml का LB मीडिया बना के ऑटोक्लेव करके रखे रहोगे, ठीक है।
तो दोस्तों एलबी मीडिया बेसिकली बनता कैसे, हम थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दें। एलबी मीडिया होता क्या है? एक ऐसा मीडिया जो बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प करता है, जिसमें हमारा उसको कार्बन सोर्स होता है, नाइट्रोजन सोर्स होता है, ठीक है, और एक उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे आपका सेल्स ग्रो करता है, ठीक है। तो आपको 1 लीटर में 1 लीटर एक 25 ग्राम ऑफ एलबी, देन फॉर 100 ml take 2.5 ग्राम ऑफ एलबी, ठीक है। आप 100 ml बनाने के लिए 2.5 ग्राम आप एलबी लोगे, ठीक है। फिर इसको ऑटोक्लेव करोगे, देन आप उसको अपने पास रखोगे यूज़ करने के लिए प्राइमरी कल्चर में। तो आप 100 ml एलबी लोगे, ऐड 100 माइक्रोलीटर एमपीसीलिन, ठीक है। 100 माइक्रोलीटर एमपीसीलिन उसमें ऐड करोगे, अभी आपका एमपीसीलिन वैसे ही हो गया 100 माइक्रोग्राम पर ml। देन इसमें क्या करोगे दोस्तों, ऐड 1 और 2% ऑफ प्राइमरी कल्चर इन सेकेंडरी कल्चर, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, आपने पहले से प्राइमरी कल्चर लगा के रखा था 5 ml, आपको याद होगा। तो आप वहाँ पे जो पहले से प्राइमरी कल्चर लगा के रखे थे उससे आप 1 या 2% यूज़ करोगे सेकेंडरी कल्चर में। 1% यूज़ करोगे 100 ml में, इट मीन्स 1 ml। अगर 2% आप यूज़ करोगे इट मीन्स 2 ml, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप 1% लेके जाओगे तो 1 ml, 2% लेके जाओगे इट मीन्स 2 ml, ठीक है। इतना आप याद रखना। फिर आपका ये प्राइमरी कल्चर लग गया है क्योंकि इसमें आपने एम्पिसिलिन डाल दी है, और ये आपकी जो प्रोसेस होगी मॉर्निंग में होगी, आते ही लैब में, इन मॉर्निंग, ठीक है। और जो प्राइमरी कल्चर लगाओगे वो शाम के टाइम इवनिंग में लगाओगे, ठीक है दोस्तों। अब आपने सेकेंडरी यहाँ तक लगा दिया है, ठीक है। अब याद रखना आप इसको, सेकेंडरी जब आपका एक बार लग जाएगा तो आपको इंक्यूबेट कर देना है। इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C to 220 RPM और 2 to 3 hours और until OD reach to 0.6 to 0.8। दोस्तों फिर इसको आपको इस कल्चर को जो आपने सेकेंडरी लगाया था उसको इंक्यूबेट करोगे 37 डिग्री C, सेकर इंक्यूबेटर में 37 डिग्री C 220 RPM, और आप उसको तब तक ग्रो होने दोगे जब तक उसकी ओडी 0.6 या 0.8 तक ना आ जाती, ठीक है। अब मैं इतने तक क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप उसको 600 नैनोमीटर पे बीच बीच में 2 घंटे के बाद चेक करते रहिए, आधे घंटे पे, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी ओडी कब 0.6 से 0.8 के बीच में होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसी ओडी पे हमें देना है उसको इंडक्शन, ठीक है। और इंडक्शन देने के लिए हम जब आपको पढ़ा रहे थे कॉम्पिटेंशियल प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे हमने बोला था आपको कि 0.6 से 0.8 ओडी के बीच में आपका होना चाहिए कल्चर जब आप उसे कॉम्पिटेंशियल बनाओगे, ठीक। उसी तरह प्रोटीन के एक्सप्रेशन में भी यंग और डायनेमिक सेल होनी चाहिए, ठीक है। जब सेल एकदम यंग हो और एकदम स्ट्रॉन्ग हो, उसी टाइप पे आपको इंड्यूस करना है, तब वो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन देती है। अभी यही सेल्स आपकी ग्रो कर जाएगी और ओडी रीच हो जाएगी 1 या 2 के आसपास, तो फिर क्या होता है कि माना जाता है कि जैसे ही ओडी आपकी रीच कर गई 1+1 के ऊपर, तो आपका सेल्स जो है स्टेशनरी फेज में आने लगता है। तो जैसे स्टेशनरी फेज में आएगा तो इंडक्शन तो होगा, लेकिन इंडक्शन थोड़ा कम होगा। तो यंग जब सेल्स रहती है तो उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है आपके इंड्यूसर का, तो वो बहुत ही अच्छे से इंड्यूस होती है और एक्सप्रेशन लेवल भी बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखना इस बात को, जब से आपकी ओडी आ गई, ठीक है, इंड्यूस विथ, ठीक है, 0.1 मिलीमोलर टू 1 मिलीमोलर IPTG, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो 0.1 से लेके आप कई सारे क्लास लगाओ, कम से कम 4-5 लगा दो, जिससे आप हर IPTG पे चेक करो कि किस पे आपका ऑप्टिमम आ रहा है। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी बीच वाला या कोई भी 3 आप चूज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो 0.25 मिलीमोलर ले लो, चाहो तो 0.5 मिलीमोलर ले लो, और ये 1 मिलीमोलर ले लो, या फिर 0.75 मिलीमोलर ले लो,
ठीक है। तो आपको 3 ही कंडीशन में करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे सेल्स को ज़्यादा इंड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा आईपीटीजी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप 1 मिलीमोलर तक जा सकते हो। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा आईपीटीजी सेल्स के लिए घातक सिद्ध होता है। इट मीन्स कि वो सेल्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कि उस एक्सप्रेशन को कम करता है बढ़ाने के बजाय। ठीक है। तो अब क्या होता है इसके पीछे साइंटिफिक कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा इंड्यूसर भी साइटोटॉक्सिक की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एज मच एज लो वी कैन टेक आईपीटीजी, तो उतना कम लेना चाहिए जितना कम आप ले सकते हैं। और ऑप्टिमम के लिए आपको 2-3 कंडीशन करनी ही पड़ती है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस पे सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन आपका आ रहा है। ठीक है। तो आप चाहो तो ये 3 कंडीशन में आप ग्रो कराओ, चाहे आप फिर भी आप तीनों नहीं करना चाहते तो सबसे सही माना जाता है 0.5 मिलीमोलर का। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका 0.5 मिलीमोलर पे ही ऑप्टिमम आए, हो सकता है आपका 1 मिलीमोलर पे ऑप्टिमम आए, हो सकता है आपका 0.1 मिलीमोलर पे ऑप्टिमम आए। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेल्स एंड नेचर ऑफ मेटल। ठीक है दोस्तों। आपने एक बार इसको इंड्यूस किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं नोट करा देता हूँ, नोट, ठीक है। एलिकोट 1 ml of uninduced sample before adding IPTG। दोस्तों IPTG ऐड करने से पहले आपको अनइंड्यूस्ड सैंपल होना चाहिए। अब जैसे आप IPTG से इंड्यूस करोगे तो आप कंपैरिजन करने के लिए क्या होना चाहिए, आप जब लास्ट में अपने सैंपल को अनइंड्यूस्ड एक तरफ लोड करोगे जेल में, दूसरी तरफ इंड्यूस लोड करोगे, तो जो आपका इंडक्शन होगा उसका जो बैंड की थिकनेस होगी थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, जिससे आप पता कर पाओगे कि हाँ हमारा इंडक्शन प्रॉपरली हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि आपका इंडक्शन और अनइंड्यूस और इंड्यूस में क्या अंतर है। ठीक है। इसलिए हमको ये 1 ml का एलिकोट निकाल लेना है ऐड करने से पहले। ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये भूलना मत। ठीक है, वरना आप यहीं पे एक स्टेप लॉस कर जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि कैसे कंपेयर करें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जब आपने इसको इंड्यूस कर दिया है तो अब आपको क्या करना है, वही इंक्यूबेट कर दो, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C और 37 डिग्री C 220 RPM। ठीक है। और ओवरनाइट, यहाँ पे जो ऑन लिखा है ओवरनाइट है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक नोट आपको करना है। नोट क्या है, टेक इंड्यूस्ड सैंपल, टेक इंड्यूस्ड सैंपल आफ्टर इंडक्शन टेक इंड्यूस्ड सैंपल आफ्टर इंडक्शन एट इंटरवल एट डिफरेंट times such as 2 hours induced। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई लिखा है इंड्यूस्ड, 4 hour induced, 4 hour induced, 6 hour induced एंड 8 hour induced। दोस्तों जितना ज़्यादा आप इंडक्शन ले सकते हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कई बार हमारी प्रोटीन का जो आफ्टर इंडक्शन एक्सप्रेशन होता है, हो सकता है 2 घंटे में बहुत अच्छा हो, 4 घंटे में और ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन जैसे ही 4 घंटे के बाद हो सकता है उसका डिग्रेडेशन सेल्स के अंदर शुरू हो जाए। आप नहीं जानते हो कि आपकी प्रोटीन के साथ आपके रिकम्बिनेंट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें तो आप नहीं जानते हो कि क्या हो रहा है, सेल्स कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा नेचर है उसका, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। हो सकता है वो अपना एक्सोजीनस तो है ही, एक्सोजीनस मटेरियल समझ के उसको डिग्रेडेट कर दे, आपका प्रोटीएज ज़्यादा एक्टिव हो जाए सेल्स के अंदर। तो जिस भी जैसे आपने सपोज कि आपका 4 घंटे पे आपका ऑप्टिमम एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब इसमें बैंड सबसे ज़्यादा आ रहा है। बताऊंगा बाद में कैसे बैंड चलाते हैं, कैसे बैंड को कंपैरिजन करते हैं बाद में। 4 घंटे बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका सबसे मोटा बैंड है, आपका सबसे मोटा बैंड है। ठीक है दोस्तों, तो इट मीन्स कि आपका इस टाइम पीरियड पे सबसे अच्छा एक्सप्रेशन आ रहा है। 6 घंटे के बाद आपका डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा। ओवरनाइट बाद हो सकता है और कम हो जाए या ना रहे। ठीक है, इसलिए हमें इंटरवल टाइम पे, आपका डिफरेंट इंटरवल टाइम पे इंड्यूस सैंपल भी लेना होता है। ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टेक ओवरनाइट कल्चर। तो दोस्तों यहाँ पे सबको 1 ml लेना है। ठीक है। अब आपका क्या क्या हो गया, यहाँ पे 1 ml अनइंड्यूस्ड जो आपने यहाँ पे निकाला था,
ठीक है, याद रखना, अनइंड्यूस्ड है, अनइंड्यूस्ड। ये केवल आपका हो गया 2 आवर्स इंड्यूस्ड, ठीक है। ये केवल हो गया आपका 4 आवर्स, ठीक है। ये केवल हो गया आपका 6 आवर इंड्यूस्ड। ये केवल हो गया आपका 8 आवर इंड्यूस्ड। अब ये केवल हो गया आपका ओवरनाइट इंड्यूस्ड, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 सैंपल हो गए, ठीक है दोस्तों। अब आपका जो कल्चर आया है 100 ml का, उसमें से ये केवल आप निकाल लो अपना इंडक्शन चेक करने के लिए। बाकी का जो आपका बचा हुआ है, अब बच गया आपका 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ml घटा दो 100 में से, तो 94 ml के अराउंड आपका अब कल्चर बचा है। तो आप चाहो तो उसको इमीडिएटली सेंट्रीफ्यूज कर लो, ठीक है, 8000 पे 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक आप इंडक्शन चेक कर रहे हो उस 100 ml कल्चर फ्लास्क को आप 4 डिग्री में स्टोर कर लो, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप तुरंत ही उसको हार्वेस्ट कर लो, ताकि हार्वेस्ट करके उसको कोल्ड रूम में या 4 डिग्री में -20 में कहीं भी रख लो, क्योंकि उसकी एनालिसिस करनी है, तो -80 में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इंडक्शन चेक करोगे SDS से। चेक द इंडक्शन flow by using SDS नीचे, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप भी नोटिस कर रहे होगे। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाया, SDS पेज क्या होता है मैंने नहीं बताया कि IPTG क्या होता है, ठीक है। मैंने नहीं बताया कि लाइव प्रमोटर या लाइव ऑपरेंट सिस्टम क्या है, ठीक है दोस्तों। मैंने नहीं बताया कि एलवी मीडिया का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। मैंने नहीं बताया कि एक एलवी मीडिया कंपोजिशन को कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि ये इतना ही लेंदी है थोड़ा सा। अगर मैं सारी चीज़ों को अपने एक ही वीडियो में बताता जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखना आज के ज़माने में लोगों के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो भी बोरिंग होता है। तो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कैलकुलेशन एलवी मीडिया की, ठीक है, एम्पीसिलिन की, कैनामाइसिन की, IPTG का इंडक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रमोटर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, लाइक ऑपरेंट मॉडल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और साथ ही में आपको हम बताएंगे SDS पेज कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या चाहिए होता है वो तो मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। उसमें चाहिए होता है आपको मिलीक्यू 30% एक्रिलामाइड, ठीक है, ट्रिस 1.5 मोलर pH 8.8, ठीक है दोस्तों, ट्रिस 1 मोलर pH 6.8, 10% SDS, 10% APS अमोनियम पर सल्फेट, और कुछ माइक्रोलीटर चाहिए होता है टेमेड, ठीक है। टेमेड अब आपको मैंने 6-7 केमिकल बता दिए, इसका यूज़ करके SDS जेल बनाते हैं। तो जेल होता क्या है, जैसे कोई बिगनर सुन रहा होगा, कोई बिगनर मेरा वीडियो देख रहा होगा, मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको जरूर पता होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या ग्रोथ जेल SDS जेल के बारे में दोस्तों। तो आपका ये जेल हो गया, ठीक है, 10 वाला 10 या 50 में बनाया 50 वेल 10 लेवल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10, ठीक है दोस्तों। अब जल्दी नहीं कि आप इस सीक्वेंस में करें, एक सीक्वेंस में सैंपल लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप सपोज 30 वाले सैंपल में आपने मार्कर ऐड कर दिया, M फॉर मार्कर, दूसरा वाले में आपने अनइंड्यूस कर दिया, ठीक है दोस्तों। दूसरे इस वाले सैंपल में आप 2 आर इंड्यूस, इसमें 4 आर इंड्यूस, इसमें 6 आर इंड्यूस, इसमें 8 आर इंड्यूस में ओवरनाइट। अब इधर की वेल्स खाली हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई और सैंपल ऐड कर सकते हो ना, उसको छोड़ दो। तो दोस्तों इन सबको जो हमने आपको बताया था ना कि आपको अनइंड्यूस 1 ml लेना है, 1 ml 2 आवर्स का इंड्यूस लेना है, 1 ml 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स और ओवरनाइट का, सबका 1 ml है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 सैंपल है, ठीक है। 6 सैंपल को MCT में आपने 1.5 ml की निकाल के रखा हुआ है। उनको सबसे पहले क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे, कितने पे, 10,000 पे 2 मिनट कर लो, या आपको स्लो करना है तो 5,000 पे 5 मिनट कर लो, ठीक है। आप उन सबको सेंट्रीफ्यूज करोगे, फिर इनके अंदर जो मीडिया था उसको डिस्कार्ड करोगे, ठीक है दोस्तों। जब आप मीडिया डिस्कार्ड कर दोगे तो उसमें सिर्फ नीचे आपकी सेल्स बैठी रहेगी, ठीक है। नीचे आपकी आपने 1.5 ml का रखा, सेंट्रीफ्यूज कर दिया आपने, तो आपकी सेल्स यहाँ पे बैठी है। इधर का मीडिया जो था इसको सबको डिस्कार्ड कर दो, ये सेल्स रहेगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज आपको बता दिया मैंने 5,000 पे करते हो
तो आपका 5 मिनट 10,000 पे करते हो तो 2 से 3 मिनट काफ़ी रहेगा। फिर इसमें क्या करना है आपको, 100 माइक्रोलीटर या तो मिलिक्यू ले लो या 1x PBS ले लो, ठीक है। अब आपके पास SDS लाइसिस डाई भी होती है 10x की, तो इसमें क्या करोगे आप, लेकिन हम इसमें वर्किंग यूज़ करते हैं 2x, कुछ लोग 1x भी करते हैं, कुछ लोग एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन जो मैं करता हूँ उसमें मैं यूज़ करता हूँ 10x है हमारे पास डाई, ठीक है। स्टॉक वर्किंग होता है 2x। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर लैब की थोड़ी अलग सिस्टम होता है। अब क्या करना है कि आप 100 ml में ही माइक्रोलीटर में 20 माइक्रोलीटर आप अपनी डाई को ऐड कर दोगे, तो ये 2x का आपका सैंपल रेडी रहेगा। जैसे आपने ऐड कर दिया, लाइज्ड द सैंपल एट 95 डिग्री C फॉर 10 मिनट, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करके पीले डाउन हो गई आपकी सेल्स। सुपरनेटेंट को आपने फेंक दिया जो मीडिया था, उसमें आपने 100 माइक्रोलीटर मिलिक्यू या PBS डाला 1x। फिर उसमें क्या करोगे आप, 10x डाई से 20 माइक्रोलीटर डालोगे। तो जब आप 20 माइक्रोलीटर 10x से डालोगे तो आपका टोटल 2x बनेगा, ठीक है, डाई। फिर आपका 2x आपने सैंपल में डाल के, ठीक है, वहाँ पे पहले से मिलिक्यू डाल दिया है, PBS डाल दिया है, या तो PBS या तो मिलिक्यू, कोई एक ही डालना है, 100 माइक्रोलीटर दोनों में। उसमें 20 माइक्रोलीटर आपने डाई डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सेल्स यहाँ पे स्टिकी ना रहे। वरना कई बार क्या होता है कि आपकी सेल्स ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो आप जब स्लाइसिस करने जाते हो तो सेल्स रप्चर नहीं हो पाती। सेल्स का यहाँ पे मेन काम होता है रप्चर करना, उसके अंदर की प्रोटीन को बाहर निकालना, ठीक है। जब भी ज़्यादा सेल एक जगह एक्युमुलेट रहेगी तो शायद ना हो, इसलिए जब आप इसमें डाई और ये सब डाल देते हैं तो अच्छे से पाइपेट से मिक्स करके इसको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर स्लाइस करते हैं 95 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब आपने लाइस कर दिया 10 मिनट के लिए ड्राई बाथ पे, ठीक है, इन ड्राई बाथ, ठीक है दोस्तों। ड्राई बाथ पे आपने इसको लाइस कर लिया 95 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। आशा करता हूँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करते हैं दोस्तों, आप जैसे लाइज हो गया, लाइज वंस, एक बार जब लाइज हो गया, सेंट्रीफ्यूज करना आपको हाई स्पीड पे, सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड। अब वो आप रख लो 12,000 टू 14,000, ठीक है, फॉर 1 मिनट। तो दोस्तों आप सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करोगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो सेल्स के कंपोनेंट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और हमारा जो सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा, पार्ट होगा, वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जब हम लोड करेंगे तो इजीली हम अपने सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सेंट्रीफ्यूज नहीं करेंगे तो उसमें यहाँ पे सेल्स आएगी, और जब सेल्स आएगी तो जब हम जेल में लोड करेंगे तो आपका सेल्स यहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। चलो ये यहाँ पे हम सैंपल लोड करेंगे तो यहीं पर आपकी सेल्स रुक जाएगी, थोड़ा ही सैंपल जाएगा, तो आपका जो प्रॉपर रिजल्ट है वो नहीं आएगा, आप कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसा करके हम नीचे सेल्स को बिठा लेते हैं और सैंपल उठाने में भी आसान होता है। अगर आप सेंट्रीफ्यूज नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको टिप्स और पाइपेट में उठाने में और इस पर लोड करने में, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, आपका सैंपल रेडी है। किसी दिन हम ये भी बताएंगे कि 10x SDS डाई कैसे बनाते हैं, हम यही सारा लेक्चर लेंगे कि जेल कैसे बनाते हैं, डाई कैसे बनाते हैं, मीडिया कैसे बनाते हैं, कैनामाइसिन कैसे बनाते हैं, एम्पिसिलिन कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका सारी वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। तो दोस्तों आपने अगर किया होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, लैडर होता है, जो आपका एक होता है 250 का, जो हम लोग यूज़ करते हैं, हर कंपनी अपना अलग अलग बनाती है, ठीक है। 1, 250, 130, 100, ठीक है दोस्तों, 70, 55। अब थोड़ा गैप हो जाता है 35, थोड़ा गैप 25, 15 और 10। ये क्या है दोस्तों, आपका हमेशा रहेगा ये किलो डाल्टन है, ठीक है। यहाँ पे आपका 250 है, ये 130 है, यहाँ पे आपका 100 केडा है, ये आपका 70 केडा है, ये 50 केडा है, ये 35 35 केडा है, 25 25 केडा है, 15 केडा है और 10 केडा है। अब दोस्तों आप जब सेल्स का अपना सैंपल लोड करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ही चलाऊंगा मेरे मित्रों, हम सब नहीं करेंगे वरना हमारा पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपने अनइंड्यूस चलाया, ठीक है, आप अनइंड्यूस चलाया तो आप कभी भी जेल देखना, विल्सन वॉकर की बुक उठा के कोई भी एसडीएस जेल, आपको नंबर ऑफ प्रोटीन्स नीचे तक दिखेगी, ठीक है। कोई कोई प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इसमें भी सेल्स में भी ज़्यादा होती है तो उसका बैंड थोड़ा मोटा आता है, ठीक है। वरना जब आप सेल्स को लाइज करते हो तो सेल्स की भी सारी प्रोटीन बाहर आती है ना, तो बैंड पूरे वेल में बैंड ही दिखेगा, ठीक है। आप दूसरा वाला भी जैसे आप इंड्यूस है, आप यहाँ पे ये मानो कि आपकी प्रोटीन यहाँ पे 70 केडा का है, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेगा जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 70 पे एक पतला सा बैंड था
अगर पतला बैंड आ रहा है तो इसको लीकी एक्सप्रेशन बोलते हैं कि मतलब बिना इंड्यूस किए भी आपकी सेल्स थोड़ी बहुत एक्सप्रेस हो रही है। तो आपका प्रोटीन 70 पे है, तो आपका जो बैंड होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो बैंड होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि आपका बैक्टीरिया प्रोटीन को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपकी सेल्स के अनइंड्यूस और इंड्यूस में दोनों तरह का सेम बैंड है तो मीन्स आप ये समझो कि आपका एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन एवरीवेयर। कई बार हमने बहुत सारे प्रोटीन के साथ डील किया है कि जिनका अनइंड्यूस इंड्यूस का बैंड एक ही जैसा होता है। ठीक है, बहुत बार डील किया कि हमें एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम वेस्टर्न ब्लॉट में करते हैं तो हमें रिजल्ट आता है कि इसका मतलब है कि प्रोटीन बहुत ही कम अमाउंट में एक्सप्रेस हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी कम प्रोटीन होगी बैंड में ना दिखे तो ऐसे प्रोटीन को आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी लेस एक्सप्रेशन है, आप उसके एक्सप्रेशन पे फिर काम करो, उसके एक्सप्रेशन को हाई करने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आप उसको ज़्यादा यील्ड आए और आप उसको आराम से प्यूरीफाई कर सको। तो दोस्तों, अब आपने यहाँ पे देख लिया कि आप कैसे पता करते हो कि आपकी प्रोटीन एक्सप्रेशन कैसे करना है, आपका एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दोस्तों, अगर नहीं होगा एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे तो एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए नई बैंड है, यहाँ पे मोटा बैंड है। अब अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये बैंड भी वैसे ही रहेगा। अब एक्सप्रेशन ना होने के पीछे बहुत सारी रीजन हो सकती है। हो सकता है कि आपका क्लोन सही नहीं बना हो सकता है कि आपके क्लोन तो बन गया हो लेकिन आपने MCS रीजन में ना डाल के किसी और रीजन में डाल दिया हो, जिससे अब उसकी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट हट गई हो, या उसकी जो स्टार्ट कोडॉन है वो हट गए हो, या वो सही जगह पे नहीं हो। अब हो सकता है जिस सेल में आपने डाला है वो सेल उस वेक्टर के लिए ऑप्टिमम नहीं है। आपने जो IPTG डालता है वो डिफेक्टिव है। आप जो IPTG यूज़ कर रहे हो सकता है वो डिफेक्टिव डिग्रेडेड हो गया हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारी वजह हो सकती है आपके प्रोटीन एक्सप्रेस ना होने की। लेकिन अगर आपकी सारी प्रोसेस ठीक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो आपका जरूर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा और आपको दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बात कर ली किस बारे में कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन कैसे करें और कैसे चेक करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका 2 आवर्स 4 आवर्स में आएगा। अब जैसे सपोज आपकी कोई प्रोटीन है, ठीक है, 70 पे आपने देखा, अब सिर्फ मैं एक ही बैंड को ले रहा हूँ, इतना मोटा बैंड था। ठीक है, 4 घंटे में थोड़ा और हुआ। ठीक है, 6 घंटे में कांस्टेंट रहा, लेकिन वही बैंड जो है 8 घंटे के बाद पतला हो गया। ठीक है, और ओवरनाइट में और पतला हो गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी प्रोटीन कहीं इन टाइम के बीच में अच्छी एक्सप्रेस हो रही है और स्टेबल है। तो आपको यही कोई टाइम चूज़ करना पड़ता है। और दोस्तों, एक्सप्रेशन तो चलो ठीक है 37 पे आपने कर लिया, हम आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट बताएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे अपनी प्रोटीन अगर आपकी इंक्लूजन बॉडी में जा रही है। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, मैं उसके बारे में बात करूँगा थोड़ी देर में या नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको कैसे सॉल्युबल फॉर्म में लाएं, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। जैसे आप टेम्परेचर कम कर दो, आप उसका IPTG का कंसंट्रेशन कम कर दो, ठीक है, आप उसका प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल को थोड़ा स्लो कर दो कुल मिला के, जिससे हो सकता है कि आपकी प्रोटीन जो इंक्लूजन बॉडी में जा रही है वो आपकी सॉल्युबल में है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दोस्तों ये तो बात रही प्रोटीन एक्सप्रेशन की। आपने यहाँ पे सीखा कि कैसे प्रोटीन को एक्सप्रेस कराएं, कैसे प्राइमरी कल्चर लगाएं, कैसे सेकेंडरी कल्चर लगाएं, कितने एंटीबायोटिक्स डालें, कितने RPM पे सेंट्रीफ्यूज करें, कैसे इंक्यूबेट करें। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेजिटेशन है, कहीं पर आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं हमें, या फिर मैसेज करें। हमारा email ID हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उसको दे सकते हो। फिर वहाँ से आप हमें पूछ सकते हो अपनी क्वेरी को, हम डेफिनेटली आपका आंसर करेंगे। और आपका यहाँ पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।